Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम देख रहे हैं क्लास 10 अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के बारे में। हमने प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बात करी, हमने द्वितीय क्षेत्र के बारे में बात करी, हमने तृतीय क्षेत्र के बारे में बात करी। इस सारे क्षेत्रकों के बारे में जो है हम बात कर चुके थे, और आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम उसी के आगे बात करने वाले हैं। अगर उसके हम आगे देखें तो क्या है? चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में आज हम क्या देखने वाले हैं? तो जो हम देख रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में, तीनों के तीनों क्षेत्रक मैंने आपको बता दिए थे, और उसके बाद हम जो है ये भी देख रहे थे कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि एक किसान है, वो रोजगार तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ जो है कुछ और चीजें भी जो है वो करने का प्रयास कर रहा है, और इस वजह से कई सारी चीजें क्या हो रही है, वहां पे हो रही है। तो अतिरिक्त रोजगार का सृजन जो है इस वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने लक्ष्मी का उदाहरण दिया था आपको कि लक्ष्मी के पास क्या है? लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर भूमि है, और उस 2 हेक्टेयर भूमि के लिए वो क्या करती है? लोन वगैरह लेना, बीज, पानी, खाद, कटाई के लिए चीजें, ये सारी चीजें जो है उनको जरूरत होती है। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि अब मान लेते हैं कि ये जो लक्ष्मी के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है ये सरकार द्वारा मुद्रा जो है व्यय कर सकती है, इस बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था। तो जैसे हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों तक रोजगार प्रदान कर सकती है, अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। अल्प बेरोजगारी के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई ऐसी बेरोजगारी जिसमें क्या होता है, व्यक्ति लगता तो है कि रोजगार है मगर बहुत ही कम, और कभी भी उसे निकाला जा सकता है, उसकी वहां रहने पर या ना रहने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये चीज जो है हम बात कर रहे थे। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी थी कि भाई ये सब होता है, और ये भी बता दिया था मैंने आपको कि भाई क्या क्या होता है। अब हम यहां से आगे आज बात करें, आज हम यहां से आगे बात करने वाले हैं। तो क्या आप जानते हैं कि भारत में 60% जनसंख्या 5 से 29 वर्ष आयु की है? यहां तक मैंने आपको बता दिया था, अब मैं उसके आगे बढ़ रहा हूं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें आप तो क्या बताया गया है कि भारत में 60% जनसंख्या जो है 5 से लेकर 29 वर्ष की आयु की है। इनमें से 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं। तो 60% आबादी हमारी क्या है? युवा है, मगर इन 60% में से भी सिर्फ 51% ऐसे हैं जो विद्यालय जाते हैं। शेष खास करके जो 18 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे हैं वो विद्यालय क्या होते हैं? नहीं जा पाते या नहीं जाते हैं। वे या तो घर पर रहते होंगे या उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे होंगे, क्योंकि घर परिवार चलाने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ता है? कभी कभी कार्य करना पड़ता है, क्योंकि सर्वाइवल है। आप जानते हैं सर्वाइवल यानी जीने के लिए चीजें करनी पड़ती है। अब यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक भवनों का, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप जानते हैं अगर बच्चे ज्यादा जाएंगे विद्यालयों में तो क्या होगा? ज्यादा किताबें चाहिए, ज्यादा चीजें चाहिए, तो हर चीज की आवश्यकता जो है बढ़ती जाएगी। योजना आयोग जो है, यानी योजना आयोग जो पहले हुआ करता था, आज के समय क्या है? नीति आयोग है। पहले योजना आयोग होता था, 2015 में नीति आयोग योजना आयोग को बदल के हो गया। तो वर्तमान में जो नीति आयोग है द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। कि भाई अगर शिक्षा क्षेत्र में लोग आ गए, पढ़ने लग गए बच्चे, तो वहां पे ही हमें जो है 20 लाख रोजगार मिल जाएंगे। इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में
सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर हमें ये सारे काम करने हैं तो हमें क्या होना पड़ेगा, इन सारी चीजों की हमें आवश्यकता पड़ेगी और ये सारे के सारे काम जो है हमें करने होंगे। अब ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोजगार का सृजन होगा। क्या होगा? रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे, जिन पर हम अध्याय 1 में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हमने रोजगार के बारे में अध्याय 1 में चर्चा करी थी, ये हमारा अध्याय 2 है। मैंने आपको अध्याय 1 में विकास के बारे में पूरी बात बताई थी कि विकास क्यों होता है, कैसे होता है। रोजगार भी विकास का ही एक रूप है, क्योंकि रोजगार मिलेगा तब जाकर ही विकास व्यक्ति का हो पाएगा। अब हमने ये सारे रोजगार वगैरह, बेरोजगारी वगैरह के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप सब जानते हैं बेरोजगारी वगैरह हमने देखी, प्रचंड बेरोजगारी भी हुई है। अब प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहां के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है, बिल्कुल होती है। कोई भी राज्य है उसको क्या होगी, संभावना होगी कि भाई वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पर चीजें कर सकता है। यह पर्यटन जो है अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है हम कई सारी चीजें कर सकते हैं। इनमें से कुछ के लिए जो है समुचित योजना एवं सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी। बिल्कुल, उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है, मान लीजिए ये योजना आयोग है, हमारा पहले वाला आयोग था, अब जो है नीति आयोग हो चुका है। तो अगर योजना आयोग की बात माने तो हम प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अतिरिक्त रोजगार जो है प्रदान कर सकते हैं। हम जानते हैं कि चर्चा किए गए कुछ सुझावों के अमल में लंबा समय लगेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, जितने भी हमने ये सुझाव देखे हैं वो सारे के सारे जो है यहाँ पर करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, महिलाएं जो है उन्हें कार्य मिल रहा है। तो एक तरह से ये रोजगार है वहां पे उनके लिए, जो हम देख सकते हैं क्या हो रहा है, रोजगार हो रहा है। तो इसमें ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हैं कि रोजगार जो है इस तरह से भी लोगों को मिलता है कि हमें लगता है कि लोगों के पास रोजगार है, मगर असल में अगर उन लोगों को निकाल दिया जाए तो रोजगार में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मान लीजिए एक जगह है जहां पर इतने लोगों की आवश्यकता है, मान लीजिए 10 लोगों की, मगर काम कर रहे हैं 20 लोग, तो क्या होगा, जो व्यक्ति वहां का ओनर है वो सोचेगा कि भाई 10 लोगों का काम है, मैं 20 लोगों को क्यों रखूं, तो वो 10 लोगों को बाहर निकाल देगा रोजगार से। तो उससे क्या होगा, उसका काम तो हो जाएगा, मगर उन 10 लोगों का क्या हो गया, रोजगार चला गया। तो अल्प बेरोजगारी में कभी भी निकाले जा सकते हैं। तो इस वजह से हम उन्हें अल्प बेरोजगारी कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब मैंने आपको ये भी बताया कि अगर ये शिक्षा के क्षेत्र में और जितने भी बच्चे हैं 5 से लेकर के 29 वर्ष की आयु तक के जितने भी हम युवाओं की बात करें तो उनमें से सिर्फ 51% ही स्कूल जाते हैं। तो अगर वो सबके सब स्कूल जाने लगे तो क्या होगा, शिक्षा मिलेगी उन्हें। अब स्कूल जाएंगे तो उनके लिए टीचर चाहिए और कई तरह की चीजें चाहिए, तो उससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और इससे अनुमान लगाया गया है योजना आयोग के द्वारा, जो अब आजकल नीति आयोग हो गया है, पहले योजना आयोग था, तो उसने जो अनुमान लगाया था कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह से किया जाए सबको तो 20 लाख रोजगार जो है हमें मिल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि चर्चा किए गए कुछ सुझावों के अमल में लंबा समय लगेगा, ये सारी बातें हम देख चुके हैं। मगर हम यहाँ पे ये भी देख लीजिए, यहाँ पर एक चीज बताई गई है, वो क्या है कि अतः छोटी अवधि के लिए हमें कुछ द्रुत उपायों की जरूरत है। हम रोजगार पर्यटन क्षेत्र में भी कर सकते हैं, मगर हमें रोजगार के जल्द से जल्द उपाय निकालने, तो कैसे करेंगे? तो इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। क्या बनाया है? एक कानून बनाया है। किस लिए? काम के अधिकार को लागू करने के लिए। ऐसा क्यों?
काम का अधिकार यानी राइट टू वर्क। उन्होंने क्या बना दिया? राइट टू वर्क। तो इसे एक योजना बनाई उन्होंने पूरे देश के लिए। वो क्या थी? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, यानी ये कानून 2005 में बना। और इस वजह से, क्योंकि महात्मा गांधी के लक्ष्य चिन्ह पे था सबको काम वगैरह मिले, तो इसे नाम दे दिया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 बन के तैयार हो गया। इसे हम ज्यादातर भाषा में मनरेगा या मनरेगा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मनरेगा भी बोल देते हैं। अब मगारा, ग्रावरो, या मनरेगा आप कह दीजिए, 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई। तो इसको आप देखिए, आप मैं मनरेगा बताऊंगा आपको, तो ये मनरेगा जो है बोला जाएगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी चीज आपको बताई गई है, इसे हम जो है मनरेगा कहेंगे। क्या कहेंगे? मनरेगा। तो मनरेगा 2005 में एक्ट बना, मनरेगा एक्ट 2005। अब इसमें बोल दिया गया, मान लीजिए आप में से कोई या फिर कोई भी है ना, आपको लग रहा है कि वो क्या है? बेरोजगार है, उसे काम नहीं है, तो वो जा सकता है कहां पर? ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरों में भी आजकल हो गया है कि आप जाइए सरकार के दफ्तर, लेबर मंत्रालय या फिर श्रम मंत्रालय जाइए, वहां पे आप बोलिए कि भाई मेरे पास रोजगार नहीं है, तो वो कहेंगे आपको क्या करना है फिर यहाँ पे आके? तो आप कहना कि भाई मुझे चाहिए मनरेगा में एंट्री, मुझे चाहिए 100 दिन का रोजगार, आपने गारंटी दी है, अधिनियम बना रखा है, कानून है, आपको देना होगा। तो क्या करेंगे? आपको एक पत्र देंगे और उसमें जो है साइन करके दे देंगे, भाई हमने आपको ये रोजगार दे दिया, अब आप ये अपना कार्ड लीजिए और जाइए, मैं आपको काम बताता हूँ, आपको काम कीजिए, और आप काम करेंगे 100 दिन तक और आपको हर दिन की मजदूरी मिलेगी। तो इस तरह से जो है गारंटी दी जाती है कि भाई गारंटी आपको काम मिलेगा। अब यदि सरकार सॉरी रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है, क्या रहती है? जो रोजगार है वो उपलब्ध कराने में अगर सरकार असफल रहती है, तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ने में मदद मिलेगी। मगर इसमें कोई दूसरे काम नहीं करवाए जाएंगे आपसे, आपसे सिर्फ भूमि जो है उसका उत्पादन बढ़ाने वाली कुछ चीजें करी जाएगी। तो इस तरह की चीजें जो है कराई जाएगी आपसे। और अगर आपको रोजगार ना मिले इस स्कीम के अंतर्गत कहीं से, तो आपको बेरोजगारी भत्ता सरकार देने का वादा करती है। तो एक तरह से आपको रोजगार की गारंटी मिल चुकी है कि भाई अब हमें चाहे काम पड़े ना पड़े, हमें तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? अब अगर बड़ा रोजगार नहीं मिला तो छोटा तो है ही। इस तरह की चीजें जो है सरकार ने सोची कि भाई हर किसी के लिए कोई ना कोई गारंटी तो होनी चाहिए कि भाई अगर कहीं कोई सा भी रोजगार नहीं मिल रहा है तो कम से कम कुछ तो मिले। तो इस तरह की चीजें जो है होने लगी और उससे बहुत सारा काम भी हुआ। अब संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन जो है हम देखेंगे। अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हमारा न्यू टॉपिक आने वाला है। अभी तक हमने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक का खूब देखा। अब हम जो देखेंगे वो है संगठित असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जितने भी क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी क्षेत्र होते हैं उनमें एक तो होता है संगठित यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी आप मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हो गए, जितने भी हमारे कर्मचारी है सरकारी, वो सारे के सारे संगठित में आ गए। असंगठित में क्या हो गए? मान लीजिए कोई प्राइवेट, कोई गैर सरकारी बैंक है जहां पर सरकार का कोई दखल नहीं है, वहां पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो असंगठित क्षेत्र में हो गए। जैसे कि आपके ये फेड़ी वाले जो भी आपकी जो सब्जी वगैरह बेचते हैं, ठेले लगाते हैं, या फिर जो शॉप्स हैं छोटी मोटी जिन्होंने जो है रास्ते पे खोल रखी है, तो वो क्या है? वो सब असंगठित क्षेत्र। तो असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। तो इस तरह से हम जो है विभाजन कर देते हैं इन दोनों का कि भाई एक तरफ है संगठित और एक तरफ है असंगठित, और दोनों के दोनों काम कर रहे हैं। अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के एक अन्य तरीके का परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? हम एक अन्य तरीके का परीक्षण करते हैं। किसका? अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के एक अन्य तरीके का परीक्षण करें। देखते हैं ये वाला जो तरीका है आपको क्या लगता है
जो भी हमने तरीका देखा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक का, वो सही है या फिर ये वाला तरीका सही है, जहां पर हम एक तो सरकार की तरफ से काम करने वाले और एक जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं है वो काम करने वाले उनमें विभाजित कर रहे हैं। तो इसे लोगों के नियोजन या नियोजित होने के आधार पर देखते हैं। लोग क्या होते हैं? नियोजित होते हैं, और उनके आधार पर जो है हम ये सारी चीजें देखते हैं। उनके काम करने की शर्तें क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये उनके काम करने की शर्तें क्या होती है? क्या कोई नियम और विनियम है जिनका उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है? तो क्या जो वो काम करते हैं सरकारी या गैर सरकारी, तो उन दोनों में क्या अंतर है? नियमों में क्या शर्तें हैं? ये सब जो है हमें यहाँ पर जानना है। तो ये हम जानेंगे, मगर कैसे जानेंगे? उदाहरण से जानेंगे। तो चलिए उदाहरण से ही हम जो है इसका देखते हैं। तो एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इस तरह से जो है आप देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको एक चार्ट बना के देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या है? आपकी मान लीजिए इकोनॉमी है। क्या है? इकोनॉमी। आपकी जो है इकोनॉमी है। अब इकोनॉमी को जो है मैंने दो भागों में बांट दिया। एक तरफ तो क्या बोल दिया? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और दूसरी तरफ क्या बोला मैंने? भाई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड। यानी एक तरफ तो हो गया संगठित और एक तरफ हो गया असंगठित। तो एक तरफ तो हो गया संगठित और एक तरफ हो गया असंगठित। ये दो क्षेत्र हैं जिन पर भी इकोनॉमी कार्य कर सकती है। हमने प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक भी देखे, वो भी इसी तरह से के सेक्टर है। तो अलग अलग सेक्टर्स में जो है विभाजित कर सकते हैं। तो उस तरह से अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल आएगा किसका? कांता का। कौन है कांता? ये रही कांता। आपको यहां से देखकर ही पता लग गया होगा कि ये कर्मचारी है, वो भी सरकारी। फाइलें इतनी सारी बड़ी है, सरकारी काज की फाइलें लग रही है, में तो बड़ी साफ सुथरी होती है। यहाँ पे देखिए पेपर है, यहाँ पेन है, यहाँ कुछ लिफाफे हैं। तो कांता एक कार्यालय में काम करती है। एक कार्यालय है इसमें क्या करती है? कांता काम करती है। वह सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक कार्यालय में ही रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। जब भी महीना खत्म होता है उसे अपना वेतन मिलता है। अब वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। जो सरकारी नियम है ना, उन नियमों के तहत वो जो है भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कौन कौन से भत्ते? एक तो चिकित्सीय भत्ते भी मिलते हैं और अन्य भत्ते भी जो है उसे मिलते हैं। मान लीजिए कुछ दुर्घटना हो गई तो खर्चा जो है वो भत्ते से हो जाएगा। अब कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती, यानी रविवार को जो है उसे छुट्टी भी मिलती है। अब इस दिन सवेतन अवकाश होता है, यानी उस रविवार का जो उसने छुट्टी ली है कार्यालय से, उसका भी उसे वेतन मिलेगा ही मिलेगा, कटेगा नहीं। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था। ओपनिंग लेटर होता है जिसे हम कहते हैं जॉब लेटर, जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का ये जितनी भी बताई गई है यहाँ पे भत्ते वगैरह की बातें, सारी की सारी चीजें जो है उन लेटर में उल्लेखनीय या फिर बताई गई थी। इससे क्या पता लग रहा है कि भाई यहाँ पर जो है एक फिक्स्ड सैलरी मिल रही है और आराम से जो है काम हो रहा है और छुट्टी वगैरह मिल रही है, जिसकी भी पैसे भी नहीं कट रहे। अब दूसरी तरफ ये तो है, इसका मतलब ये क्या है? संगठित क्षेत्र का उदाहरण है। अब संगठित क्षेत्र के बाद हम आ जाते हैं असंगठित क्षेत्र पर। कौन है भाई? यह है कमल। देखिए ये यहाँ पर किराने की दुकान चला रहा है, सरकार तो नहीं चला रही। तो कमल जो है कांता का ही पड़ोसी, ये कांता है ना जहाँ रहती है उसी के घर के पास में इसकी दुकान, तो इसका पड़ोसी हो गया कांता का। अब वह नजदीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। चलिए मतलब ये कमल नहीं है, कमल है। ये साहब जी जो दिख रहे हैं ना पे खड़े हैं, ये है कमल। वह 7:30 बजे दुकान पे
शाम 8 बजे तक काम करता है, उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता इसको, यहाँ काम करता है। जिस दिन वह काम नहीं करता है उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती है। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता है। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिलता है या मिला है जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया हो। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटाने या हटने के लिए कह सकता है। तो इस पर जो है इसकी काम का जो भी ये काम कर रहा है वो निश्चित नहीं है। जब भी दुकानदार को लगा कि इसकी जरूरत नहीं है, इसे जो है हटाया जा सकता है। तो असंगठित और संगठित में यही अंतर है कि भाई इसमें काम जो आप कर रहे हैं गारंटी नहीं है कि वो कब तक चलेगा। इसमें जो है कई देर तक चल सकता है आपकी इच्छा पे, इस पे आपकी इच्छा नहीं चलती है संगठित पे। मगर संगठित पे आपकी नौकरी है तो आप अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में जो दोनों ये लोग काम कर रहे हैं उनके बीच परिस्थितियों का अंतर जो है आपने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, आपने क्या किया, आपने यहाँ पर ये सारा अंतर देख लिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है, जो मैंने आपको बताया ये। अब संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। बिल्कुल, कांता जहां काम कर रही है रोजगार नियमित मिलता है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, भाई इतना ही काम करना है, ज्यादा नहीं। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते सरकारी काम है और उन्हें सरकारी नियम और विनियमों का पालन भी करना होता है कांता को। अब इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। ये सरकार के अधिनियम है, उनमें जो है ये सारी चीजें जो सरकारी कर्मचारियों को बताई जाती है और उनके पास अधिकार होते हैं इन नियमों के तहत। तो इस सब चीजों को अगर जोड़ दें तो यही होता है संगठित क्षेत्र। तो अगर आपसे संगठित क्षेत्र की परिभाषा पूछा आप ये बता सकते। अब क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं और कार्यविधियां भी होती, कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते बल्कि वे स्वतः काम करते, कोई नियोजित नहीं कर रहा, स्वतः काम कर रहे हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन, और नियम और विनियमों का पालन भी जरूरी। अगर नहीं किया तो सरकार भी उन्हें हटा सकती है, मगर ज्यादातर केसेस में नहीं हटा। अब संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, जैसे आप जानते हैं डियरेंस अलाउंस वगैरह जो है उन्हें मिलता है। अब उनसे बोनस वगैरह मिल जाता है। अब उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है, भाई कुछ समय तक आप काम कीजिए, उसके बाद मत कीजिए। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। अगर वो ज्यादा काम करते तो उन्हें ज्यादा वेतन मिलेगा संगठित क्षेत्र में, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवर टाइम कहते हैं। वे नियोक्ता से कोई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं, कई सारे दूसरे लाभ भी जो है ये संगठित क्षेत्र वाले क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे संगठित क्षेत्र वाले प्राप्त करते हैं, संगठित क्षेत्र वाले इन्हें प्राप्त नहीं करते या इन्हें प्राप्त जो है वे नहीं कर सकते। तो कौन कौन से लाभ है भाई जो वो प्राप्त करते हैं, देखिए आप। एक तो उन्हें मिलेगी सवेतन छुट्टी, जो मैंने अभी आपको बताया, अवकाश काल में भुगतान भी होगा, और भविष्य निधि, भविष्य में जो है पैसे वगैरह जो भी आपको देने हैं वो भी मिलेंगे, सेवानुदान करेंगे आपका। वे चिकित्सीय लाभ पाने के जो है हकदार होते हैं, और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। तो इन पे जो भी चिकित्सीय सुविधाएं हैं, इनको जो भी पर्यावरणीय सुरक्षा देनी है, ये सब कुछ जो है किसकी जिम्मेदारी होती है, ये सब कुछ होती है इन्हीं की जिम्मेदारी। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। अब ऐसा ही नहीं है, सेवानिवृत्त यानी उनकी सेवा उन्होंने दे दी सरकार को, अब वो क्या हो गए, रिटायर हो गए। अब रिटायर होने के बाद आप जानते हैं प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो सरकार के कर्मचारियों को दी जाती है। तो ये सारी चीजें जो है आपको सिर्फ संगठित क्षेत्र में मिलेगी, असंगठित में नहीं मिलेगी। हमने संगठित की बात कर ली, अब हम बात करेंगे असंगठित की, जो करेंगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।